आज की इस बेहद दिलचस्प और थोड़ी जटिल गहन चर्चा में स्वागत है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। हम सभी जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। सरकारी दफ्तरों से जानकारी निकालने का ये एक बहुत ही मजबूत हथियार है। लेकिन इस कानून में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो अक्सर एक आम समझ को चुनौती देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। सही कहा। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है आरटीआई की धारा 11। ये मुख्य रूप से थर्ड पार्टी यानी तृतीय पक्ष की सूचना के अधिकारों से जुड़ी है। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो जाने माने अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के नोट्स हैं। उन्होंने इसका एक बहुत ही शानदार कानूनी विश्लेषण किया है। और उनका विश्लेषण वाकई बहुत बहुत ही बारीक है। एकदम। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब सूचना मांगने वाले और सूचना देने वाले के बीच किसी तीसरे इंसान या किसी प्राइवेट कंपनी की एंट्री होती है, तो ये कानून निजता और पारदर्शिता के बीच कैसे एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, पारदर्शिता। लेकिन अमन बाजपेयी जी के नोट्स ये साफ करते हैं कि हर जानकारी आंख मूंद कर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और यहीं पर ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, आमतौर पर एक धारणा है कि बस आरटीआई के तहत आवेदन लगाओ और जो जन सूचना अधिकारी है, जिसे हम पीआईओ कहते हैं, वो फाइल की कॉपी थमा देगा। हाँ, आम जनता तो यही सोचती है। लेकिन जब मामला धारा 11 का होता है तो वो फाइल सिर्फ सरकार की नहीं होती। उस फाइल में किसी तीसरे व्यक्ति, किसी बाहरी संस्था या किसी प्राइवेट कंपनी के रहस्य छिपे हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसी जानकारी जो पूरी तरह से उनकी निजी है। जी। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने अपने विश्लेषण में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का जिक्र किया है। ये शब्द इस पूरी धारा की नींव है। पहला है गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल, दूसरा है निजी यानी प्राइवेट, और तीसरा है वाणिज्यिक हित यानी कमर्शियल इंटरेस्ट। वाणिज्यिक हित, ये एक भारी शब्द है। हाँ, और अगर मांगी गई जानकारी इन तीनों में से किसी भी दायरे में आती है तो पीआईओ सीधे वो जानकारी नहीं दे सकता। उसे अपने हाथ रोकने ही होंगे। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा क्रिटिकली देखें तो क्या ये वाणिज्यिक हित या निजता का तर्क पारदर्शिता के रास्ते में एक दीवार नहीं बन जाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़े सरकारी टेंडर की जानकारी मांग रहा है और वो टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी को मिला है। अब वो प्राइवेट कंपनी तो यही कहेगी ना कि ये हमारे वाणिज्यिक हित का मामला है, इसमें हमारे व्यापारिक रहस्य छिपे हैं, इसलिए जानकारी मत दीजिए। तो क्या ये आरटीआई के मूल उद्देश्य को ही खत्म नहीं कर देता? देखिए, यही वो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी मूल टकराव, जिसे धारा 11 संबोधित करती है। कानून का काम सिर्फ एक पक्ष को जिताना नहीं है। जो उदाहरण अभी टेंडर वाला आया, उसमें उस प्राइवेट कंपनी का पक्ष भी समझना होगा। वो कैसे? कोई भी कंपनी अपनी नई तकनीक, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या अपने फॉर्मूला बनाने में करोड़ों रुपए और सालों का रिसर्च लगाती है। ये उसका बौद्धिक काम है। अब अगर कोई प्रतिद्वंद्वी कंपनी सिर्फ एक साधारण सा आरटीआई आवेदन लगाकर उस तकनीक का ब्लूप्रिंट हासिल कर ले, तब तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से अन्याय होगा ना। ये सूचना के अधिकार का ऐसा दुरुपयोग होगा जिससे कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकार के साथ काम करना ही नहीं चाहेगी। यानी आरटीआई को कॉर्पोरेट जासूसी का टूल बनने से रोकना भी जरूरी है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जो निजी और गोपनीय जानकारी का मसला है, वो भी उतना ही गंभीर है। निजी जानकारी के मामले में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी सरकारी अस्पताल में किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वो एक तीसरा पक्ष है। अब कोई बाहरी व्यक्ति आरटीआई लगाकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांग ले या किसी सरकारी कर्मचारी के बैंक खाते की जानकारी मांग ले। ये तो सीधे तौर पर निजता का हनन है। बिल्कुल। अमन बाजपेयी जी बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि आरटीआई का दायरा विशाल है, लेकिन किसी की निजता या वैध व्यापारिक रहस्यों की कीमत पर नहीं। इसीलिए पीआईओ को एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है ताकि बिना सोचे समझे किसी की जिंदगी या व्यापार को नुकसान न पहुंचे। यहाँ से ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कानून सिर्फ सिद्धांत नहीं बघारता, वो कदम दर कदम ये भी बताता है कि पीआईओ को असल में करना क्या है। जी। अमन बाजपेयी जी के नोट्स धारा 11(1) की पूरी मैकेनिज्म को खोलकर रख देते हैं। जैसे ही पीआईओ की डेस्क पर कोई ऐसा आवेदन आता है जिसमें किसी तीसरे पक्ष की जानकारी मांगी गई है, तो कानून उसे ठीक 5 दिन का समय देता है। सिर्फ 5 दिन। हाँ, केवल 5 दिन। इन 5 दिनों के भीतर पीआईओ को
उस तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजना होता है कि भाई आपकी ये जानकारी मांगी गई है। लेकिन अगर हम सरकारी कामकाज की वास्तविकता को देखें तो 5 दिन, सरकारी मशीनरी में तो 5 दिन में फाइल एक टेबल से उठ के दूसरी टेबल तक नहीं पहुंच पाती। क्या ये समय सीमा व्यवहारिक लगती है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये 5 दिन की कठोर समय सीमा जानबूझकर रखी गई है। अच्छा, जानबूझकर। बिल्कुल। कानून बनाने वालों को पता था कि अगर यहाँ ढील दी गई तो थर्ड पार्टी के नाम पर फाइलों को महीनों तक दबाकर रखा जा सकता है। ये 5 दिन की सीमा सुनिश्चित करती है कि पीआईओ इस मामले को प्राथमिकता दे। ये एक अच्छा नजरिया है। और ये नोटिस सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय की शुरुआत है। ये उस तीसरे पक्ष को एक अधिकार देता है कि वो सामने आए और बताए कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने से उसे क्या नुकसान हो सकता है। तो वो अपना विरोध दर्ज करा सकता है। जी, इसे कानूनी भाषा में सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष या विपक्ष में अपना अभिमत या राय देना कहते हैं। लेकिन मान लीजिए नोटिस भेज दिया गया और तीसरे पक्ष ने जवाब भी दे दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि ये मेरा कमर्शियल सीक्रेट है, मेरी तकनीक का राज है, इसे बिल्कुल मत दीजिए। तो क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या पीआईओ उस आवेदन को तुरंत खारिज कर देगा? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो हर तीसरा पक्ष अपनी जानकारी देने से मना ही करेगा ना। कोई क्यों चाहेगा कि उसकी फाइलें किसी और के हाथ में जाएं? और यहीं पर पीआईओ की असली परीक्षा शुरू होती है। कैसे? पीआईओ केवल उस तीसरे पक्ष के इनकार करने मात्र से आवेदन को खारिज नहीं कर सकता। अमन बाजपेयी जी का विश्लेषण यहाँ एक बहुत ही भारी भरकम और जटिल सिद्धांत पेश करता है। सार्वजनिक हित, या जिसे अंग्रेजी में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। पीआईओ को एक अदृश्य तराजू उठाना पड़ता है। मतलब पीआईओ को बिना काली कोट पहने ही अचानक एक जज की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। बिल्कुल, और वो भी ऐसी कुर्सी जिस पर दोनों तरफ से कांटे लगे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है। दोनों में से जो भारी हो वो जीतेगा। एक तरह से हाँ, उसे ये देखना होता है कि क्या इस जानकारी को छिपाने से ज्यादा फायदा है या इसे बाहर लाने से समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है। इस सार्वजनिक हित को हम किसी ठोस उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये शब्द बहुत ही व्यक्तिपरक लगता है। जो मेरे लिए सार्वजनिक हित है वो शायद किसी और के लिए ना हो। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दवा कंपनी है, उसने सरकार के साथ मिलकर कोई नई वैक्सीन या दवा बनाई है। उस दवा के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सरकार के पास है। ठीक है। अब एक आरटीआई आती है जिसमें वो डेटा मांगा जाता है। दवा कंपनी कहती है कि ये हमारा कमर्शियल सीक्रेट है, हमारी रिसर्च है, इसे मत दीजिए। जो कि सामान्य बात है, कंपनी तो मना ही करेगी। बिल्कुल। और सामान्य स्थिति में पीआईओ इसे नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि उस दवा के बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। ओह, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हाँ, अब पीआईओ तराजू उठाएगा। एक तरफ दवा कंपनी का कमर्शियल नुकसान है, दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान और स्वास्थ्य, यानी बहुत बड़ा सार्वजनिक हित। तो इस स्थिति में पीआईओ क्या करेगा? ऐसी स्थिति में पीआईओ तीसरे पक्ष के ऐतराज को खारिज कर सकता है और सार्वजनिक हित को सर्वोपरि मानते हुए जानकारी देने का फैसला कर सकता है। ये वाकई बहुत ही बारीक और चुनौतीपूर्ण काम है। पीआईओ को सिर्फ नियम नहीं पढ़ने, उसे परिस्थितियों का आकलन करना है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया है। अगर हम धारा 11 के उपखंड 2 यानी 11(2) की तरफ बढ़ें तो एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान सामने आता है। वो है सुनवाई का अवसर या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। ये सिर्फ नोटिस भेजकर जवाब मंगा लेने वाली बात नहीं है। जी हाँ, धारा 11(2) इस पूरी प्रक्रिया को एक वास्तविक न्यायिक स्वरूप देती है। ये प्राकृतिक न्याय के सबसे बड़े सिद्धांत ऑडी ऑल्टेरम पार्टिम यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो का सीधा लागू होना है। ये कानूनी सिद्धांत यहाँ कैसे फिट बैठता है? जब कोई जानकारी किसी के व्यापार या निजता को खतरे में डाल सकती है तो उसे सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीआईओ को उस तीसरे पक्ष को बाकायदा सुनवाई का मौका देना होता है। यानी वे आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, वो पक्ष अपने वकीलों के साथ आ सकता है, अपने सबूत पेश कर सकता है, विस्तृत तर्क रख सकता है कि क्यों वो जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि पीआईओ का निर्णय एक तरफा या किसी जल्दबाजी का परिणाम न हो। ये एक बहुत ही शानदार सुरक्षा चक्र है। लेकिन एक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सुनवाई हो गई,
थर्ड पार्टी ने अपने सारे तर्क रख दिए। उसने बता दिया कि इससे उसका कितना बड़ा व्यापारिक नुकसान होगा, लेकिन पीआईओ ने सब कुछ सुनने के बाद ये तय किया कि इस मामले में एक बहुत बड़ा घोटाला छिपा है और सार्वजनिक हित इस व्यापारिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा है। पीआईओ ने तय कर लिया कि वो जानकारी आवेदक को देगा। फैसला हो गया। तो क्या पीआईओ उसी वक्त फाइल की फोटोकॉपी कराएगा और आवेदक को पकड़ा देगा? अगर ऐसा कर दिया जाए तो धारा 11 का पूरा उद्देश्य ही मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा क्यों? और यहीं पर धारा 11(3) की भूमिका आती है। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अमन बाजपेयी जी ने इसे बहुत ही बारीकी से समझाया है। अगर पीआईओ जानकारी देने का फैसला कर भी लेता है, तीसरे पक्ष के मना करने के बावजूद, तो वो तुरंत जानकारी आवेदक के हाथ में नहीं सौंपता। क्यों नहीं सौंपता? फैसला तो हो चुका है ना। क्योंकि जानकारी एक बार बाहर चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। ये उस ट्यूब से निकले हुए टूथपेस्ट की तरह है जिससे आप वापस अंदर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर एक बार कमर्शियल सीक्रेट या किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई और बाद में पता चला कि पीआईओ का फैसला गलत था, तो उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, बात तो सही है। व्यापार तो तबाह हो जाएगा। इसीलिए धारा 11(3) ये कहती है कि पीआईओ सबसे पहले अपने इस फैसले की सूचना उस तीसरे पक्ष को देगा। वो लिखित में बताएगा कि देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन फलां सार्वजनिक हित को देखते हुए मैंने ये जानकारी देने का निर्णय लिया है। और जानकारी अभी भी पीआईओ के पास ही रहेगी? बिल्कुल, वो फाइल को अपने पास सुरक्षित रखेगा। यानी वो एक तरह से उस आदेश पर खुद ही रोक या स्टे लगा देता है। ये जानकारी तीसरे पक्ष को इसलिए दी जाती है ताकि उसे एक और कानूनी हथियार मिल सके, अपील का अधिकार। जी बिल्कुल, वो सूचना इसलिए दी जाती है ताकि वो तीसरा पक्ष उस पीआईओ के फैसले के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों या सूचना आयोग के सामने अपील कर सके। तो ये एक तरह का बफर पीरियड है। हाँ, ये अपील की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि अगर पीआईओ से कोई चूक हुई है या वो सार्वजनिक हित का सही आकलन नहीं कर पाया है, तो ऊपरी स्तर पर उसे सुधारा जा सके। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को एक साथ रखकर देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। सच में। मतलब एक आवेदन आता है, पीआईओ के पास 5 दिन की टिक टिक करती हुई घड़ी होती है नोटिस भेजने के लिए। फिर एक सुनवाई होती है जहां तर्क वितर्क होते हैं। उसके बाद एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया जाता है और फैसला लेने के बाद भी जानकारी को तिजोरी में ही रखा जाता है ताकि अपील का मौका मिल सके। जी। ये पूरी व्यवस्था इस बात की गवाही देती है कि कानून बनाने वालों ने कितनी गहराई से इंसानी फितरत और प्रशासनिक जल्दबाजी का आकलन किया था। कोई भी कदम मनमाने ढंग से नहीं उठाया जा सकता। और यही वो बिंदु है जहां इस पूरी कानूनी चर्चा का सार निकल कर आता है। अगर हम अमन बाजपेयी जी के विश्लेषण के अंतिम हिस्से को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिर्फ धाराओं और उपधाराओं का जाल नहीं है। तो ये क्या है? यह एक लोकतांत्रिक समाज के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच का पुल है। एक स्तंभ है सरकार के कामकाज में पूरी पारदर्शिता जिससे भ्रष्टाचार रोके, और दूसरा स्तंभ है व्यक्ति की निजता और उद्यमों की सुरक्षा जिससे समाज में भरोसा कायम रहे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सारे कानूनी दांव पैंचों को हटाकर एक आम इंसान या एक जागरूक नागरिक के नजरिए से इसे देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? असल मतलब यह है कि लोकतंत्र में कोई भी अधिकार अत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं होता। सूचना का अधिकार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो एक बेलगाम घोड़ा नहीं है। और धारा 11 उस घोड़े की लगाम है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करती है कि जानने के अधिकार की आड़ में हम किसी निर्दोष की निजता का चीरहरण न करें या किसी के सालों की मेहनत से बनाई गई व्यापारिक तकनीक को बाजार में न नीलाम कर दें। ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया, नोटिस, सुनवाई, तराजू और अपील, ये साबित करती है कि बिना उचित विधिक प्रक्रिया और बिना कठोर सार्वजनिक हित के परीक्षण के कोई भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये संतुलन ही एक परिपक्व न्याय व्यवस्था की पहचान है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और विचारोत्तेजक निष्कर्ष है। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आरटीआई की प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अर्धन्यायिक या क्वाजी जुडिशियल जिम्मेदारी है। जी। पीआईओ की कुर्सी पर बैठा अधिकारी हर दिन पारदर्शिता और निजता के बीच एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलता है। ये कानून सिर्फ जानकारी निकालने का टूल नहीं है, बल्कि ये जानकारी की सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा कवच है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमें थोड़ा भविष्य की तरफ भी देखना चाहिए। भविष्य की तरफ? हाँ, क्योंकि जो कानून 2005 में बना था वो आज एक बिल्कुल ही नई दुनिया का सामना कर रहा है।
आज हम जिस डेटा संचालित युग में जी रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। और यही विचार हमें उस अंतिम बिंदु तक ले जाता है जिस पर समाज के हर जागरूक वर्ग को गहराई से सोचना चाहिए। एकदम। आज हमने सार्वजनिक हित और वाणिज्यिक हित के बीच के जिस टकराव को समझा, वो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के दौर में और भी खतरनाक रूप लेने वाला है। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। हाँ, बताइए। भविष्य में एक सरकारी विभाग किसी प्राइवेट टेक कंपनी का एआई सिस्टम इस्तेमाल करता है, ये तय करने के लिए कि किसे कल्याणकारी योजनाओं का पैसा मिलेगा और किसे नहीं। ये तो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। बिल्कुल। अब ये तय करने वाला एल्गोरिदम उस प्राइवेट कंपनी का कमर्शियल सीक्रेट है। अब अगर कोई नागरिक आरटीआई लगाकर पूछता है कि इस एआई ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मुझे इसका एल्गोरिदम और सोर्स कोड चाहिए, तो क्या होगा? यह एक बहुत ही शानदार और डरावना परिदृश्य है। एक तरफ वो प्राइवेट टेक कंपनी पूरी ताकत लगा देगी कि उसका एल्गोरिदम बाहर ना आए, क्योंकि वो उसकी करोड़ों की संपत्ति है। हाँ, वो उसका वाणिज्यिक हित है। और दूसरी तरफ एक नागरिक का जीवन, उसका हक और पूरी सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही है, यानी एक बहुत बड़ा सार्वजनिक हित। सही कहा। तब ये धारा 11 कैसे काम करेगी? क्या एक प्राइवेट कंपनी का व्यापारिक रहस्य एक पूरे जनसमूह के अधिकारों से बड़ा माना जाएगा? या फिर पारदर्शिता के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के पेटेंट किए गए एल्गोरिदम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे? जब डेटा ही सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, तब निजता, व्यापार और जनहित का ये तराजू किस तरफ झुकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अदालतों, सूचना आयोगों और हम सभी के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। इस विचार के साथ आज के इस गहरे और विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय को इतनी स्पष्टता से समझने के लिए ये चर्चा बहुत ही लाभदायक रही। आगे भी ऐसे ही वैचारिक और विश्लेषणात्मक मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए विदा।